नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं आज हमारे 8वें अध्याय के बारे में, सिविक्स के 8वें अध्याय के बारे में, जो कि कहता है हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, हाशियाकरण से निपटने के तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश में कहे तो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 7 में मार्जिनलाइजेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। मार्जिनलाइज मतलब इस चीज को हमने कैसे डिफाइन किया था कि भैया अगर हम भूल जाएं कि ये चीज क्या होती है, तो हमने कहा था कि कॉपी के पन्ने मार्जिन, अगर हम सिर्फ मार्जिन के बारे में ही बात करें तो मार्जिन क्या है, एक कॉपी का पन्ना जिसका कोना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। तो इसी चीज से हम थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं कि मार्जिनलाइज कर देना किसी भी कम्युनिटी को हाशिए पर रख देने का अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनको घुलने मिलने नहीं दे रहे, हम उनको अपने तरीके से नहीं समझ रहे हैं, उनको हम कुछ अलग समझ रहे हैं हमसे। ठीक है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जाति, धर्म, कलर, लिंग, किसी भी वजह से जो है हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। पैसा, गरीबी, ठीक है, ये सारे कुछ बहुत हद तक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को नीचे देखना पड़ता है और लोगों को जो है अपने आप से हम क्या करते हैं, अलग समझने लगते हैं। हम जब अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं तो अपने आप से हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, छोटा समझने लगते हैं। फिर छोटा समझते समझते हम उनके साथ में क्या करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी बहुत सारे केसेस जो है वो 7th वाले चैप्टर में पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हमको क्या करना है कि ये जो कम्युनिटीज थी, भले वो मुस्लिम्स हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज थी या फिर कहा जाए तो लेडीज हो, कोई भी ऐसी ऐसी कम्युनिटी या ऐसा ग्रुप जो क्या हो रहा है, मार्जिनलाइज हो रहा है। ठीक है, तो उन लोगों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और फिर क्या समझेंगे हम कि सरकार को कैसे उन लोगों ने इन्वोक किया कि हमारे साथ में देखो ये सारी परेशानियां होती है, तो आप इसको लेकर क्या करो, जो है वो लॉज बनाओ। कैसे उन्होंने अधिकार को कानून में बदलने की कोशिश की है ना, अपने स्ट्रगल्स के थ्रू। ठीक है, और किस तरीके से गवर्नमेंट ने भी इस चीज में सपोर्ट किया, इस चीज में साथ दिया, और ऐसे ग्रुप जो कि कई समय से पिछड़े थे, कई समय से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको आगे बढ़ने में मदद की। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि जब भी कोई ग्रुप मार्जिनलाइज हुआ है या फिर हाशिए पर रखा गया है और फिर उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो सबसे पहली चीज सिंपली उन्होंने यही कही, ना ज्यादा बहस किए, कि हम इस देश के सिटीजन हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो सिर्फ हम इस देश के नागरिक हैं, इसी हक से जो है हमको सारे अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि भारत देश का संविधान ही ये कहता है कि हर व्यक्ति के ऊपर कानून है, कानून का शासन है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति पाति, धर्म, लिंग, किसी भी कारण से नीचे देखना ना पड़े, सभी को जो है वो बराबर रखा जाए। ठीक है, तो यही हमारे हमारे संविधान ने कहा था। ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो है वो मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आगे बढ़े जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी, और फिर धीरे धीरे करके अलग अलग चीजों पर उन्होंने बात की। जैसे कि यदि हम बात करें कि संविधान का अनुच्छेद 17 ये क्या कहता है, सबसे पहली चीज, अगर आप मार्जिनलाइज के बारे में बात करोगे ना, मार्जिनलाइज सेक्टर या कम्युनिटी के बारे में बात करोगे, अपने घर में बात करोगे, तो वो बड़े लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि इन लोगों को, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी, जो मार्जिनलाइज सेक्टर्स थे या फिर ग्रुप्स थे, उनको एक हैंडपंप से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जहां पर दूसरे लोग बैठते थे वहां नहीं बैठने दिया जाता था, सेम स्कूल में नहीं पढ़ने देते थे, इवन मंदिरों में एंट्री बंद थी। कुछ लोग तो ऐसे थे कि परछाई भी नहीं पढ़ने देना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, छुआछूत कहा जाता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। ठीक है, हमारी नॉर्मल भाषा में कहो तो छुआछूत इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बेस पर जो है छुआछूत करना अलाउड नहीं है। यदि वो किया जाता है किसी भी तरीके से, छोटे बच्चे के द्वारा या बड़े बच्चे के द्वारा या किसी भी आधार पर किया जाता है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके लिए सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज थी जिसको कई स्ट्रगल के बाद में जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जो है इसका अधिकार मिला, और फिर जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 15 की यदि हम बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 15 इस चीज को रोकता है। यदि कोई भी भेदभाव करता है या सिर्फ नाम भी यदि लेता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। जैसे कि आप रिसेंटली अभी सुनते होंगे, लोग कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करने के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं, दलितों की जो कास्ट है उस चीज को लेके यूज करते हैं।
जो आदरणीय हमारी दलित समाज है, ठीक है, भंगी समाज है, उसको भी लेकर लोग गलत शब्द में यूज कर लेते हैं कि अगर किसी को गलत तरीके से बोलना है तो फिर वो इस शब्द का प्रयोग यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आजकल पनिशेबल ऑफेंस है और होना भी चाहिए। बिल्कुल भी आप किसी भी जाति को इस तरीके से नाम लेकर या उनका गलत मतलब निकाल कर नहीं कर सकते। इस चीज को संविधान ने जो है वो अपनाया है और कहा है यदि कोई इस तरीके से अगर कोई भी चीज करता है तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 का कहना है, जो कि दलितों ने ही, जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी ने ही जो है धीरे धीरे करके, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत किल्लतें सह के जो है ये कानून तक पहुंचे और फिर उनको ये जो है सारे लॉज मिले थे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाशियाई तबकों के लिए कानून क्या बनाए गए हैं। सरकार ने कई सारे कानून जो है वो हाशियाई तबकों के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनको जो इतने समय से स्किल्स डेवलप करने के लिए रोका गया था, उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए रोका गया था, पढ़ाई करने से रोका गया था, मंदिरों में जाने से रोका गया था, इन सारी चीजों के लिए क्या किया गया है, सरकार ने भी कई सारे कानून बनाए हैं। सरकार उन नीतियों और योजनाओं को बढ़ावा देती है जो विशिष्ट समूहों को अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि संविधान का ये मानना है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का ये मानना था, बड़े जितने भी लोग हैं उनका सभी का ये मानना है कि जब तक सब लोग समान रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री ही कहलाएगी, डेवलप्ड कंट्री कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए यदि हमको आगे बढ़ना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी आगे बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है और जो दूसरी कम्युनिटी हो वो जहाँ तक है और नीचे होती जा रही है, उनको जो है वो सुविधाएं, रिसोर्सेज और ये सारी चीजें नहीं मिल रही। तो हमको यदि आगे बढ़ना है, एज अ पूरी कंट्री हमको यदि आगे बढ़ना है तो हमको सभी लोगों को समान रूप से आगे लेकर चलना पड़ेगा, तभी जो है हम पूर्णतः समान रूप से आगे बढ़ पाएंगे और हमारा देश जो है वो वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन सबसे पहले दिया जाता है कि सभी लोगों को, सभी कम्युनिटीज को क्या दिया जाए, सामाजिक न्याय दिया जाए, क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनको समानता से समाज में नहीं रखा जाएगा, तब तक उनके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आना बहुत मुश्किल है। यदि आप हैं, मैं हूँ, मुझे यदि कोई कह रहा है कि नहीं आप वहां मत बैठो, वो उनकी जगह है और आपकी जगह यहाँ नीचे बैठने की है, तो मेरे सेल्फ एस्टीम को कितना बुरा लगेगा, भले कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो यदि सेल्फ एस्टीम को ही ठेस पहुंच रही है तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो कैसे अपनी बातें रख पाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और जब वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगा, कैसे शिक्षित हो पाएगा, कैसे वो अपनी कमाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए सरकार हाशिए के समूहों को कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यालयों और विधायिका में कुछ सीटें हाशिए के समूह के लिए क्या है, आरक्षित है। आरक्षण जो है वो बहुत बड़े रूप से एक सहारा बनकर आया है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज पे बहुत क्वेश्चंस उठाते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि हमारी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उन्होंने कई अरसों का स्ट्रगल देखा है, जो कि अब उनको थोड़ा सा सहारा मिल रहा है, और वैसे ही थोड़ा सहारा मिलते ही हमारे यहाँ के लोग टांगे खींचने लगते हैं, तो थोड़ा बढ़ने तो दो, थोड़ा आगे जाने तो दो। किसी के आगे बढ़ने से हमारी थोड़ी ना कुछ हो जाएगी, हमारी पोस्ट थोड़े ना कोई छीन लेगा। लेकिन यदि आप बढ़ने का सोच रहे हैं तो हमेशा सबको साथ में लेकर बढ़ने का सोचिए। जब तक सभी लोग साथ में लेकर नहीं बढ़ पाएंगे, साथ मिलकर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, तब तक आपको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को हमको जो है वो थोड़ा सा समझना चाहिए। सरकार ने भी समझा, ठीक है, संविधान ने भी इस चीज को अपनाया, और फिर क्या हुआ, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को कई हद तक आरक्षण दिए गए। ठीक है, विधायिका में आरक्षण दिए गए, स्कूल कॉलेजेस में आरक्षण दिए गए, सिविल सर्विसेज में आरक्षण दिए गए, हर जगह पर आरक्षण दिए गए। क्यों ये आरक्षण देने का क्या कारण है? क्योंकि जो लोग बड़ी पोस्ट पे उस समय पर थे वो कहा जाए तो अधिकतर उत्तम वर्ग के लोग थे। ठीक है, जो अपने आप को उत्तम वर्ग के मानते थे, वो जो डिवीजन पहले होता था उस हिसाब से जो है वो उत्तम वर्ग के लोग थे। अब जैसे उनको पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है वो निम्न वर्ग का है, तो वो जान करके उनको जॉब नहीं देंगे। ठीक है, अब जब आरक्षण डाल दिया गया कि भैया 55 सीटें हैं तो इनमें से कम 15 सीटें तो इन लोगों की होनी चाहिए, तो वो कैसे तो भी भरना ही है, कोई कारण ही नहीं है किसी को नहीं देने का। जब संविधान ने कह दिया है, सरकार ने कह दिया है कि भरना है मतलब भरना है, तो अपने आप जो है डिजायरेबल जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको जो है वो जगह मिलेगी। ठीक है,
ऐसे ही हॉस्टल्स में, ताकि जैसे लोकेलिटीज में अगर उनके घर के आसपास जो है वो अच्छे स्कूल नहीं है, दलित्स के घर के आसपास जो अच्छे स्कूल नहीं है, लोकेलिटी में डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर यदि वो बाहर जाना चाहते हैं, हॉस्टल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो हॉस्टल्स भी जो है उनके लिए रिजर्वेशन के थ्रू जो है वो दिए जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हम करने लगे हैं और लोग भी इस चीज़ को अपनाने लगे हैं। इवन जो सो कॉल्ड उत्तम वर्ग के लोग हैं वो भी इस चीज़ को अब समझने लगे हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर बीतती है। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है। यदि हम अभी से समझ जाएंगे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलेंगे, तो सभी के लिए जीना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों हमें किसी को दबाना है, क्यों हमें किसी को दबा कर रखना है, क्यों हमें किसी को नहीं आगे बढ़ने नहीं देना, क्यों, क्या कोई कारण नहीं होता ना, सब आगे बढ़कर चलो, सब आगे मिलकर बैठो। ठीक है, तो स्कूल कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन दिए गए हैं, सिविल सर्विसेज में भी रिजर्वेशन दिए गए हैं, और ये जरूरी भी है। स्कूल कॉलेजेस में ऐसा नहीं, जैसे अपने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सभी को, कोई भी दलित व्यक्ति हो तो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, नहीं, कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इतना कट ऑफ तो कम से कम इनको निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद में इन्हें एडमिशन दिया जाएगा। कट ऑफ यूजुअली कम रखा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फैसिलिटीज हमारे पास है वो हो सकता है उन लोगों के पास में ना हो, जो एजुकेशन हमें मिल पा रही है हो सकता है उन लोगों को न मिल पा रही हो। ठीक है, उसके बाद में भी कई सारी चीजें हैं जो दिमाग में रहती है, बहुत इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, एक मानसिकता रहती है जिससे लड़के उनको आगे आना पड़ता है, इसकी वजह से उनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम रखा जाता है बाकी लोगों से, लेकिन वो जो है वो जायज है, और इस वजह से ही उनको जो है सामाजिक न्याय भी आजकल मिल रहा है, और यही एक प्रोत्साहन का एक तरीका है जिससे कि वो आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आरक्षण की नीति किस तरह से काम करती है इस बारे में भी हम समझ लेते हैं। सरकारों के पास अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पिछड़े वर्ग की क्या होती है, सूची होती है। ठीक है, सरकारों के पास में क्या होती है, एसटी और एससी की जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी क्या होती है, सूची होती है। जब उनको एडमिशन करवाना होता है, जब उनको कहीं पर लगाना होता है, तो उनको एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हाँ हम इस जाति के वर्ग के हैं, नहीं तो पता चले कि कोई और भी अपने आप को कह के और उस चीज का फायदा उठा के चला गया, कि भारत देश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से जाति की स्थिति का प्रमाण छात्रों या नौकरी चाहने वालों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, मेडिकल कॉलेजों जैसे सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कुछ कट ऑफ क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। कट ऑफ जो है वो निर्धारित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस बेसिस पर ही जो है एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी एडमिशन दे दिया, बस आप उस जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको एडमिशन दे दिया, ऐसा नहीं है। यदि उन्होंने उस कट ऑफ को क्लियर कर रखा है, उस कट ऑफ को क्लियर कर रखा है, तभी जो है उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आता है, आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका क्या कीजिए, कारण बताइए। लिखिएगा, इसका उत्तर मैंने लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, इसको पूरा, क्योंकि समझ में तो आ गया है, अभी तक मैंने जो समझाया है वो इसी तरीके से समझाया है, लेकिन एग्जाम में लिखना है तो हमको थोड़े से वर्ड्स सही से चुनकर लिखना चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा, आरक्षण दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उनकी गरिमा को बहाल करने और उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, छोटा सा उत्तर है। ठीक है, और समझा तो मैं चुकी हूँ, ये एक कारण बताना था। इस तरीके से जो है हम कई सारे कारण वैसे तो बता सकते हैं, लेकिन एक कारण बताना है तो इसको प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है, योजनाओं की सूची। ठीक है, योजनाओं की सूची हमें दी गई है और विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, हाँ, एक तरफ हमको दे रखी है योजनाओं की सूची, कि ये जो सूची है ये योजनाओं को लेकर है, और आपकी राय में इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, हमारी राय में हमको बताना है कि सामाजिक न्याय को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो क्या सबसे पहली सूची जो है वो हमें दे रखी है, विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से जो है सामाजिक न्याय मिलेगा, इसको लिखिएगा। यह पिछड़े वर्गों के योग्य छात्रों को उनकी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद उच्च शिक्षा के लिए मदद करेगा। ठीक है, ठीक है, तो वजीफा जो दिए जाते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प उनको दिए जाती है, उस वजह से क्या होता है कि वो उनकी उच्च शिक्षा जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कई स्थिति होती है, माँ बाप माता पिता जो है, घर के सारे ही लोग कई स्थितियों में तो मजदूरी करते हैं, उनको दिन रात का पैसा जो है वो डेली वेज वर्कर होते हैं, उनको कमाना होता है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो
कुछ बड़ा लमसम अमाउंट इकट्ठा कर सके एजुकेशन के लिए। लेकिन यदि सरकार जो वजीफा देना ये जो विद्यार्थियों के लिए शुरू की है ये व्यवस्था, तो इससे क्या होगा कि उनको एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये क्या होगा, पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों को उनकी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद उच्च शिक्षा दिलाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, दूसरी चीज लिखिएगा विशेष थानों का गठन। विशेष थानों का गठन क्यों किया गया है, लिखिएगा यहाँ पर, यह पिछड़े वर्गों को बिना देरी और भेदभाव के न्याय दिलाने में मदद करता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि बेचारे थाने में भी नहीं जा पाते थे, थाने में जाते तो वो डरे हुए लोग रहते थे, वहां जो थाने में बैठे रहते थे वो भी क्या होते थे, जैसे गांव है, ठीक है, अब गांव के कुछ उच्च लोग हैं जिनकी हमेशा चलती है, जो पावरफुल लोग हैं, ठीक है, अब गांव के थाने हैं तो गांव के थानों में जो पुलिस है वो खुद वो उच्च लोगों के सहारे हैं। ठीक है, अब ये बेचारे अगर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता, किसी दलित व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता तो वो थाने में भी नहीं जा पाता था। क्यों नहीं जा पाता था, क्योंकि वो थाने वाला व्यक्ति भी क्या करता था, वो सामने वाले पावरफुल व्यक्ति को क्या कर देता था, बता देता था, और जिस वजह से वो क्या करता था, कुछ नहीं कर पाते थे। अगर इनको सहानुभूति होती भी थी तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि इनको प्रताड़ित करने वाले कौन थे, पावरफुल लोग ही थे। आ रही है बात समझ में। इसलिए क्या हुआ, अब न्यायपालिका क्या भैया, थाना क्या, पुलिस क्या, पुलिस क्या है मतलब कानून, कानून क्या है, जो लोगों को न्याय दिलवाता है। ठीक है, अब कानून ही ऐसा हो जाएगा तो फिर व्यक्ति किसके पास में जाएगा, अगर थाने वाले ही इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये तो बेचारे निसहाय है। इस वजह से ही कई सदियों तक इनको न्याय भी नहीं मिल पाया, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी इनको कोई मदद नहीं मिली। इस वजह से क्या हुआ कि ये योजना बनाई गई। ठीक है, विशेष थानों का गठन किया गया, जिससे क्या यह पिछड़े वर्गों को बिना देरी और भेदभाव के न्याय दिलाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तीसरी चीज लिखिएगा, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं। इसका पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, यह अधिक से अधिक लोगों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए उकसाएगा। इस प्रकार लड़कियों को समाज में समान दर्जा या उपचार मिलेगा। ठीक है, अब लोगों का मानना ये होता था कि लड़की हो गई है तो शादी करनी है, तो शादी करने के लिए दहेज कहाँ से लेके आएंगे, उसका पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अब वो सबसे पहली बेटी हुई कि पहला थॉट दिमाग में यही आता था। जब खर्चा ही उन्होंने सीधे दहेज से जोड़ लिया होता था तो पढ़ाई पर तो वो ध्यान दे ही नहीं पाते थे कि क्यों पढ़ाई कराए भाई, इनके लिए तो हमको दहेज भी इकट्ठा करना है, पढ़ाई भी कराएं फिर दहेज भी इकट्ठा कराएं, तो कैसे क्या काम चलेगा। ठीक है, दूसरे घर भेजना है तो दहेज देके तो भेजना पड़ेगा, ये लोगों की सोच होती थी। ठीक है, इसलिए वो स्कूल नहीं भेज पाते थे। लेकिन लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लड़कियां जो है वो दोनों तरफ की चीजों को संभालने वाली है, वो दो परिवारों को शिक्षित कर सकती है, और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने की भी जिम्मेदारी लड़कियों की ही होती है, क्योंकि माता ही है जो बच्चों का सबसे पहला गुरु होती है। अब जब ये बेचारी शिक्षित नहीं होगी तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो विशेष ये जो सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है, किस लिए बनाएंगे कि ये अधिक से अधिक लोगों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में क्या करेगा, उकसाएगा। इन योजनाओं के तहत कि भैया कहीं पर कम फीस है या लड़कियों का ही स्कूल है ना, या फिर सैनिटरी पैड्स दिए जाते हैं, इस वजह से भी लोग जो है वो घबराया करते थे कि कैसे स्कूल भेजेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कियों के लिए शुरू की गई, जिससे कि क्या हुआ, माता पिता को भी एक सहारा मिला कि चलो ठीक है करवाना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्रियाकलाप यहाँ पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, किस तरीके से अधिकारों की रक्षा की गई इस बारे में हम बात करते हैं। तो एक केस स्टडी हमें दी हुई है, एनसीईआरटी में हमें एक केस स्टडी दी हुई है कि एक गांव था। ठीक है, एक गांव था झकलमपुर करके शायद उसका कुछ नाम था। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि हर साल एक रस्म होती थी। हर साल क्या होता था, जो मंदिर में पुजारी होते थे, मतलब हर साल में एक दिन ऐसा होता था, मंदिर में जो पुजारी होते थे जब वो पूजा करने के लिए अंदर जाते थे, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है ये वहां पर मनाया जाता था, तो जब वो अंदर जाते थे, डाइटीज जो है वो अंदर जाते थे, तो उनके पैर जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है उनके लोग जो है वो धोया करते थे। ठीक है, और फिर धोने के बाद में वो जो पैर धोने के बाद में जो पानी होता था उससे जो व्यक्ति धो रहा है उसी व्यक्ति को क्या होना पड़ता था, नहाना पड़ता था। मतलब जैसे मान लो मैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी की हूँ, उस गांव की मार्जिनलाइज कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, और मेरे परिवार वालों ने भी हमेशा से ये रस्म निभाई है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आज वो पूजा का दिन है ना, अब आज पूजा का दिन है तो वो जो पुजारी हैं ये लोग सारे मंदिर में जा रहे हैं, और मुझे क्या करना है, पैर जो है उनके धोना है, और वो पैर धोने वाला जो पानी है उसी से फिर क्या करना है, मुझे बाद में नहाना भी है। ठीक है, तो ये रस्म है।
गाँव में। ऐसी रस्म, अरे ये तो कुछ रस्म नहीं है, ऐसी ऐसी रस्म होती थी कि क्या बताएं। मतलब इंसान सोचने लग जाता होगा कि क्यों पैदा हुए भाई हम, मतलब बहुत ज्यादा ही अत्याचार किया जाता था। तो ऐसा था, अब वो रस्म की जाती थी। अब मेरे जैसा व्यक्ति होगा 20 साल का वो लड़का था, अब इस बारी जो है उसकी बारी आई थी। उसके पिताजी, उसके दादाजी ने ये रस्में जो है वो हमेशा की थी। और एक और चीज थी, ठीक है, वो पैर वो धोते थे, पानी से नहाते वो थे, लेकिन उनको मंदिर में भी जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो व्यक्ति अब जो अगला जिसकी बारी थी, मतलब दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, अब बेटे की बारी, ठीक है। तो बेटा जो है वो 20 साल का हो गया था, तो उसकी बारी, ठीक है। तो रत्नाम उसका नाम था, ठीक है, रत्नाम उसका नाम था। तो वो क्या था, 20 साल का था और वो पास के कॉलेज में पढ़ता पढ़ता भी था, मतलब वो पढ़ा लिखा हो गया था। अब तो उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये चीज जो है वो गलत है, हम तो इनके मंदिर में भी नहीं जा रहे, है ना, तो फिर हम क्यों पैर धोए। जाहिर सी बात है, पैर धोना मतलब ठीक है, धो लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बड़े हैं आप, लेकिन हमको उस मंदिर में भी जाना अलाउड नहीं है। फिर उस पैर धोने के पानी से ही हमें नहाना है, आप भगवान थोड़ी है, ठीक है। पुजारी हैं आप, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान के पानी से तो पूरा व्यक्ति स्नान कर सकता है, पैर क्या वो पूरा रोज उनको स्नान करवा सकता है। लेकिन जो ये लोग करवाते थे, जो लोग अपने पैर धुलवाते थे, उनकी भी वो देखो, मतलब उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो मंदिर के पुजारी होने के बावजूद, इतना धर्म को जानने के बावजूद, किस प्रकार से राम जी ने अपनी जिंदगी जी थी, किस प्रकार से कृष्ण भगवान अपनी जिंदगी जिया करते थे, ये सारी कहानी पता होने के बावजूद भी वो ऐसी चीजें करवाते थे, ठीक है, ऐसी चीजें करवाते थे। उसके बाद में जब रत्नाम ने क्या किया, जब उसकी बारी आई उस दिन, तो उसने इस चीज के खिलाफ वो खड़ा हो गया। उसने कह दिया कि मैं नहीं करने वाला, मैं ये चीज जो है वो नहीं करूंगा। अब ईगो पे बात आ गई, वही पंडित जियों के, उनकी ईगो पे बात आई, तो बोले नहीं आप कैसे नहीं कर सकते, आपके तो पूरे परिवार ने किया हुआ है, और ये आपकी पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है कि इसको बाहर भेज दिया तो बड़ा इसकी पढ़ाई बोलने लगी है, ठीक है, तो ये क्यों नहीं करेगा, है ना, ऐसे करके उसने बोला। तो फिर लोगों ने जो है, उनकी खुद की कम्युनिटी के लोग जो है वो भी नाराज हुए। अब वही तो दिक्कत होती है कि जब आप किसी चीज के लिए खड़े होते हो ना, तो आप ही के साथ वाले लोग आपके लिए खड़े नहीं होते, क्योंकि वो लोग भी डरते थे कि भैया हमने यदि आवाज उठाई तो हो सकता है हमारे साथ में भी कुछ गलत कर दे, ठीक है। तो रत्नाम को पनिशमेंट के थ्रू क्या किया गया, रत्नाम को बहिष्कृत कर दिया गया कि मतलब कोई भी गांव का व्यक्ति इनसे बात नहीं करेगा, कोई भी गांव का व्यक्ति इनसे नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से उनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो रत्नाम का परिवार दलित होने के कारण हर साल इस रस्म को करता था, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया, ठीक है। अब उसको बहिष्कृत तो कर दिया, उसको हटा भी दिया, लोगों ने बोलना चालना भी बंद कर दिया। फिर अचानक से एक दिन रात को कुछ लोग आए उनके गांव में और रत्नाम की क्या कर दी, जो झोपड़ी थी, जो हट थी, उसमें आग लगा दी। जैसे तैसे करके रत्नाम अपनी माता जी को लेकर वहां से एस्केप हुआ, आग से उन्होंने अपने आप को बचाया। और फिर पुलिस स्टेशन में जब उन्होंने दर्ज करवाई शिकायत, तो फिर उसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत 1989 में ये अधिनियम जो है बना था, उसके तहत जो है वो मामला दर्ज कराया गया, ठीक है। परिणाम इसका क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि ऊंची जातियों के गुस्से से दलित जो है वो चिंतित थे। जो उस गांव के दलित थे वो लोग चिंतित थे, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें क्या डर था कि भैया हम काम तो ऊंची जातियों के यहाँ पे करते हैं, है ना, अब काम करते हैं और वो भी डेली वेज, मतलब रोज काम करेंगे तो रोज का पैसा मिलेगा, ऐसे रोज का पैसा उनको मिलता था। तो उन्हें ये डर था कि भैया एक व्यक्ति की इस गलती से हो सकता है कि हमारा काम भी बंद हो जाए, है ना। रत्नाम के परिवार को उनको उसके ही समुदाय ने क्या कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। परिवार पर ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया और गांव छोड़ने के लिए क्या किया गया, मजबूर कर दिया गया, ठीक है। अब ये तो जो है वो केस स्टडी थी, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी। फिर उनको जो है मामला जब वो दर्ज कराया गया, उसके बाद में उनको वहां से कहा गया कि अब आप जो है, मतलब मामला दर्ज हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, उसके बाद में रत्नाम जो है वो गांव छोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनको बहिष्कृत भी कर ही दिया था, तो फिर वो दूसरी जगह पर रहने लगे थे, ठीक है। अब ये चर्चा करने को कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नाम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था, वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था, ठीक है। इसके बारे में लिखिएगा। पहले वाले एक आंसर मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, किसके बारे में, ए का आंसर जो है वो मैं बता रही हूँ आपको।
लिखेगा रत्नाम को सभी पुजारियों के पैर धोने और फिर इसके लिए इस्तेमाल किए गए पानी में स्नान करने की रस्म निभाने के लिए लगाया गया बल उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो हाँ करता है। ठीक है, वह उसके ये पूछना चाह रहे हैं बस कि हनन किया है क्या, तो हाँ हमको ये बताना है। उसके बाद में हमको जो है वो बी वाले पार्ट में इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है। ये पूछ रहे हैं आपको ऐसे क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। ठीक है, तो लिखिएगा दलित परिवार शक्तिशाली जातियों को नाराज करने से डरते थे क्योंकि। ठीक है, ये लाइन लिखिएगा। उसके बाद में लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, है ना। ऐसे 2 और 3 पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये बी शुरू कीजिएगा और इसमें 3 पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा उनमें से कई लोगों ने दिहाड़ी मजदूरों के रूप में शक्तिशाली जातियों के लोगों के खेतों में काम किया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा उन्हें डर था कि अगर प्रभुत्वशाली जातियों ने उन्हें अपने खेतों में काम नहीं करने दिया तो वे दलित परिवार क्या कमाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है पॉइंट लिखिएगा दलितों ने यह भी घोषणा की कि यदि वे हार मानने से इनकार करते हैं तो स्थानीय देवता का क्रोध उन पर प्रहार करेगा। ठीक है, ऐसी कुछ मान्यताएं थी जिस वजह से जो है बड़ी परेशानियां आती थी। लेकिन ठीक है, बहुत सारे कानून बना गए, अब तो जो है काफी सारी हालत जो है वो सुधर चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कई आग्रही दलित और आदिवासी समूहों ने 1970 और 1980 के दशक में अपने ऊपर हुई हिंसा का विरोध करते थे, अपने अधिकारों का दावा किया। ठीक है, जब ये वाला केस हुआ उसके बाद में तो मतलब लोग जो है वो कई सारी जगहों से आए, सदर्न हिस्से से आए और 1980s और 1970s में ये जो चीज थी वो बहुत बढ़ गई। लोग अपने अधिकारों का दावा जो है वो करने लगे और विरोध प्रदर्शन भी जो है वो करने लगे। उसके बाद में ही ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का अधिनियम 1989 जो है वो निकाला गया था। ठीक है, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो मैं बार बार ये अधिनियम के बारे में बात कर रही हूँ, आखिर ये अधिनियम है क्या। ठीक है, तो ये कहता है पहली चीज अपमान के उन तरीकों को सूचीबद्ध करता है जो शारीरिक और नैतिक रूप से निंदनीय है। कई ऐसी चीजें करवाई जाती थी पावरफुल लोगों के द्वारा, या कहा जाए तो उच्च जाति जो उस समय पे कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। जो भी लोग अपने आप को उच्च जाति के मानते थे वो क्या करवाते थे, या तो कपड़े उतरवा कर परेड निकलवाते थे या कुछ खराब चीजें पिलवाने को फोर्स करते थे, जैसे कि पैर धुला हुआ पानी और भी कई सारी चीजें, है ना। तो ये चीजें जो है ये बहुत निंदनीय होती थी। इंसान जो है वो अंदर से टूट जाता था। किस प्रकार से वो लोग अपना जीवन जीते थे, किस प्रकार से वो लोग अपना जीवन यापन आगे कर पाते थे, मुझे सोचकर भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी करवाई जाती थी जो नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, बहुत गलत होता है ये। तो वो सारे काम जो है सूचीबद्ध फिर उनको किया गया कि ये चीजें जो है ये अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो दलितों और आदिवासियों को उनके संसाधनों से बेदखल करते हैं या उन्हें दास श्रम में क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ये लोग कई बार पैसों की भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि गरीबी बहुत थी दलितों में भी, तो पैसों की यदि वो जरूरत पड़ती थी तो वो उधारी पर ले लेते थे। अगर उधारी समय से नहीं चुकाई जाती थी तो फिर उनकी जमीन हड़प ली जाती थी, गाय भैंस जो उनके पास होते थे वो हड़प लिए जाते थे, संसाधन जो होते थे वो हड़प लिए जाते थे। कई बार तो बिना उधारी के ही, भले कोई लेन देन नहीं होता था दलितों और उच्च जातियों में, लेकिन फिर भी एक दबाव बनाने के लिए, एक अपना रुतबा जताने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें जो की जाती थी। ठीक है, जिसकी सजा वो लोग भुगतते थे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ में गलत किया और वो चीज रिटर्न में आपके पास में नहीं आई। ठीक है, अभी आप मेरी बात भी सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ऐसी चीजें आ सकती है कि हम भी अपना रुतबा ऐसे जमा सकते हैं, लेकिन बेटा कभी ऐसा नहीं होता है। कोई देखे या ना देखे, कानून माने या ना माने, लोग माने या ना माने, भगवान ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है तो वो हमारे सारे कच्चे चिट्ठे का हिसाब रखता है। आपने इधर किसी के साथ में गलत किया, इधर किसी के साथ में आपने अपमानजनक चीज की, इधर किसी को आपने नीचा दिखाया, इधर किसी को आपने
किसी पर आपने झूठा इल्जाम लगाया, ठीक है, उधर आपके साथ में सारी चीजें उल्टी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन से पाप का दंड भगवान कब देता है, ठीक है। तो ये तो एक मॉरल चीज जो है मैं आपको सिखा रही हूँ कि कभी भी अपने दिमाग में अगर ऐसी चीज लाना ही नहीं, लेकिन लाओ भी तो ये मत सोचना कि हमको कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला जो है वो सभी को देखता है और समय आने पर सभी को उस चीज का भोगन भी जो है वो करवाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि गलती से भी किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, उसको नीचा ना दिखाएं, अपशब्द ना बोलें, ठीक है, उसको उसकी बेइज्जती ना करें, उसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगाएं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कभी दूसरों की टांग हमें नहीं खींचनी है। जितना आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आज मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई ना, तो मुझे ये चीजें और अच्छे से लर्न हो जाती है, ठीक है, मुझे मतलब बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद अगर अकेले बैठ के पढ़ती हूँ ना तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ जितना मैं आपको पढ़ाते हुए चीजों को समझ पाती हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं ज्ञान दे रही हूँ तो मुझे अपने आप ज्ञान मिल रहा है। आपने किसी के साथ में भला किया, आपको वो चीज और जो है वो अच्छे से मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बहुत ही माइनर सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर आप देखो कि ऐसे आपने किसी के साथ में कुछ बड़ी भलाई की, तो सोचो आपको कितना कुछ मिलेगा, ठीक है। मैं जानती हूँ कि इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है एज ए टीचर कि आपको ये सारी चीजें भी मैं सिखाऊं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। और दासश्रम मतलब जो ये करवाते थे, स्लेवरी करवाते थे कि दास बनाकर रखते थे, अपने अंडर रखते थे, ठीक है, और उनके साथ में जो बर्ताव करना चाहते थे वो करते थे, ठीक है। तो ये चीज को भी उस सूची में लिया गया और इस चीज को रोकने की जो है वो इस अधिनियम के थ्रू कोशिश की, ठीक है। दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को अलग मान्यता देता है, ठीक है, कि जो दलित महिलाएं हैं या फिर बच्चियां हैं उनके साथ में बहुत गलत चीजें, हीन व्यवहार किया जाता था, उसको भी अब इस क्राइम में ले लिया गया है। अगर आपने किसी के साथ में कुछ भी गलत किया, मैं कह रही हूँ आपने ऊंची आवाज में भी यदि बात की और वो सामने वाला व्यक्ति अगर कोर्ट चला गया तो आपकी जीवन भर की छुट्टी, इतना समझ के रखो। और हक भी बनता है, जाएगा व्यक्ति, क्यों ना जाएगा, आपने थोड़े ना उसे जन्म दिया है, आपने थोड़े ना पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है। आपने इन द सेंस आप नहीं, लेकिन जो ऊंची जाति के लोग जो है ये सारी चीजें करते हैं, उनको, उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस टर्म्स में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो अब जो है अब हिम्मत मिल चुकी है, क्योंकि अब कानून सभी लोगों के साथ में है, ठीक है। सभी लोगों को अब जो है वो कानून बराबर देखता है। तो जरा सी कुछ ऊंच नीच हुई कि आपका पत्ता कट, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड की गई है। अब एक और प्रश्न आया है हमारे पास में कि क्या आप 1989 के कानून के 2 प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रावधान लिखिएगा, ऐसे पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा और पहला ये प्रावधान जो है मैं बता रही हूँ उसको लिखिएगा, या ये पॉइंट नंबर 1 के पहले एक लाइन लिख लीजिएगा। सब पॉइंट नंबर 1 मत डालना, अभी लिखना, ये इसको मैं काट दे रही हूँ, यहाँ पर लिखना ऐसे उत्तर, उत्तर, और फिर उत्तर लिखने के शुरू करना। ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ पहले ये लिखना। 1989 के अधिनियम में 2 अलग अलग प्रावधान इस प्रकार हैं, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद में पॉइंट नंबर 1 डालना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा अधिनियम किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए निर्धारित करता है जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व वाला या आवंटित भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है या खेती करता है या उसे आवंटित भूमि हस्तांतरित करता है, ठीक है। पहली चीज तो ये लिख दी। दूसरा जो है वो प्रावधान लिखिएगा, अधिनियम मानता है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं, पूर्ण विराम, यह उन लोगों को दंडित करता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के इरादे से हमला करते हैं या फिर बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिएगा, पहला और दूसरा पॉइंट, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा, प्योर हिंदी में है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और मैं अभी तक ये सारी चीजें मैंने आपको जो है वो समझाई है, ठीक है। आगे समझिएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, मेला ढोने को हम क्या कहते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो ये भी एक क्या होती है, एक पुराने जमाने में जो दलित लोग होते थे उनसे करवाते थे, मतलब आज तक भी करवाते थे, कि जो ड्राई लेट्रिन्स होती थी ना, वहां से जो ड्राई मल होता है, ड्राई एक्सक्रीटा होता है, वो बेचारे लोग उसको उठाते थे
या तो झाड़ू की मदद से या फिर वो टिन प्लेट्स होती थी उनकी मदद से उसको भरते थे, फिर अपनी टोपलियों में डालते थे और सर पे रख के जो एरिया डंपिंग एरिया होता था, डंपिंग ग्राउंड होता था, मतलब जहाँ पर वेस्ट फेंका जाता है, वहां तक फेंक कर आते थे, मतलब दूसरे का एक्सक्रीटा, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो करवाई जाती थी इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के थ्रू, ठीक है। तो मेला ढोने वाले का रोजगार और सूखे शौचालय का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, ठीक है। तो क्या होता था कि जब वो भरते थे ना, तो उसके लिए उनको प्रतिदिन ऐसे, मतलब वो जॉब होती थी कि मतलब प्रतिदिन 200 रुपए, तो ये कोई जॉब है, कोई नौकरी है ये? आपका एक्सक्रीटा कोई क्यों व्यक्ति उठाएगा, समझ रहे हो आप उस चीज को। और फिर उसके बाद में क्या होता था कि बेचारों को बहुत मतलब गंदगी में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, उनको कितना हेल्थ रिस्क है, वो पूरी तरीके से गंदगी में उतरे हुए हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनको सांस लेने की दिक्कतें हो सकती है, उनका मतलब पूरा शरीर ही खराब हो सकता है, उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, कितनी सारी चीजें हो सकती है। वो अपना पूरा रिस्क लेकर ये काम क्यों करे, क्यों? जस्ट बिकॉज वो गरीब है या फिर दलित है ना। तो ये चीजें करवाई जाती थी। उसके बाद में ये चीज नोटिस में लाई गई कि भैया ये चीज जो है वो गलत है, नहीं करवानी चाहिए, ये भी व्यक्ति है, इनकी भी क्या होती है, जिंदगी होती है, घर परिवार होता है, इनको भी एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, दूसरा रिहेबिलिटेट इनको करवाना चाहिए, ऐसी नौबत ना आए कि पैसा कमाने के लिए ये काम जो है हमारे देश के व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को करना पड़े, ठीक है। और उसके बाद में फिर छुआछूत भी करते, एक तो बेचारे साफ करते और ऊपर से इनसे छुआछूत करना, गाली गलौज करना, ढंग से बात ना करना, इनको अपने से अलग करना, मार्जिनलाइज कर देना, ये बहुत गलत चीजें होती है यार। मतलब लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, क्यों ऐसी चीजें अपने दिमाग में लेकर आके कर देते हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए प्रति बिल्कुल एक हीन भावना लेकर लोग चलते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो ये जो मेला ढोने वाला रोजगार है और ये सूखे शौचालय का ये जो निर्माण है, इसको ही बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कई हद तक जो ये होता दिखाई दिया था। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय में जब इसकी अर्जी लगाई, तो उन्होंने 6 महीनों का समय दिया, मतलब 1993 में अधिनियम आ गया था। उसके बाद में वापस से मतलब 2003 में एक व्यक्ति ने जाकर जो है आंदोलन ये मतलब करके फिर सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अर्जी PIL जो है वो दायर की थी। जब PIL दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चेक करो, 6 महीने का मोहलत दी थी कमेटी को कि आप चेक करो कि अभी तक जो है वो मतलब ये बंद हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमने तो 1993 में ही लागू कर दिया था, ठीक है। तो जब ये चेक किया गया, जब ये सर्वे निकाला गया ना, तो पता चला कि 1993 तक जितनी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी उससे ज्यादा बढ़ गई थी 2003 तक, मतलब कम नहीं हुई इस अधिनियम को आने के बाद में, और बढ़ गई, ठीक है। फिर उनको जो है मोहलत दी गई कि इसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी सारे लोग हैं, वो क्या करना चाहिए, इस चीज को बंद करने में लग जाना चाहिए। और बिल्कुल यदि आज के बाद किसी से शिकायत आती है तो दंडनीय अपराध कहलाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 3 में ये चीज हुई थी और ये याचिका दायर की गई थी। उसके बाद में फिर जो है 2013 में इसको जो है वो पूरी तरीके से बंद किया गया था, शायद एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार NCERT में चेक कर लेना, बिल्कुल बराबर जो ईयर है वो, ठीक है। जनहित याचिका जो है वो 2003 में डाली गई थी, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न आता है, सिर पर मैला उठाने से आप क्या अर्थ समझते हैं? ए का उत्तर लिखिएगा, ए का उत्तर जो है वो लिखिएगा, इसे A पॉइंट लिखिएगा और जो मैं उत्तर बोल रही हूँ उसको लिखिएगा। हाथ से मेला ढोने से तात्पर्य सूखे शौचालयों से झाड़ू, टिन की प्लेटों और टोकरियों का उपयोग करके मानव और पशु अपशिष्ट, अपशिष्ट के बाद में जैसे हम अपशिष्ट लिखा, अपशिष्ट के बाद में से स्लैश लगाइए, या फिर मलमूत्र, ठीक है, मतलब ये दोनों है ना, मल मूत्र है इस तरह, ठीक है। मल मूत्र को हटाने और सिर पर कुछ दूरी तक निपटान के मैदान में ले जाने की प्रथा से है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो सिर पर मैला उठाने या मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसकी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई। अगला उत्तर लिखिएगा। प्रश्न है, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की? अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखिएगा बी, ऐसे B पॉइंट लिखिएगा और उत्तर जो मैं बोल रही हूँ वो लिखिएगा। 1993 में सरकार ने मेला ढोने वालों का रोजगार और
शुष्क शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम पारित किया। ठीक है, पूर्ण विराम। यह कानून हाथ से मेला ढोने वालों के साथ साथ शुष्क शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। देख, जैसे मैंने अभी जो बोला वो लिख लिया, फिर जहां पर भी खत्म हो रहा है उसको छोड़ के दूसरी लाइन से लिखिएगा। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 7 मेला ढोने वालों सहित 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। पूर्ण विराम। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी मौजूद है और रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में जारी है। ठीक है, तो ये बी वाले का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से ऐसी 2 अधिकारों की सूची बनाइए जिसमें हाथ से मैला उठाने की प्रथा का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। हाथ से मैला उठाने की प्रथा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ऐसे लाइन लिखिएगा। उत्तर ऐसे करके लिखा और फिर क्या किया, ये जो मैंने लाइन बोली वो लिखी। फिर उसके नीचे लिखिएगा पहला समानता का अधिकार। क्या लिखिएगा, समानता का अधिकार। पहला अधिकार तो ये है जो उल्लंघन हो रहा है, समानता का अधिकार। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा जो दूसरा उल्लंघन हो रहा है वो ये हो रहा है समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की सूची में से ऐसी 2 अधिकारों की सूची बनाई। ठीक है, तो ये वो 2 अधिकारों की सूची है जिसमें हाथ से मैला उठाने की प्रथा का उल्लंघन होता है। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम। ठीक है, तो 1989 के अधिनियम ने क्या बोला, 1989 के अधिनियम ने ये बोला कि यदि कोई फोर्सफुली अगर जमीन भी ले लेता है बड़ा व्यक्ति तो फिर उसको वो चीज जमीन जो है वो वापस मिलेगी। ये चीजें भी जो है ये इसके अंतर्गत आई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि जो आदिवासी थे, ठीक है, आदिवासी थे, उनके साथ में भी ऐसा हुआ था। आदिवासी को क्या किया जाता था, वो लोग क्या करते थे, जंगल में रहते थे, वो जंगलों से बाहर निकलना चाहते ही नहीं थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश भैया टिम्बर काटने के लिए या कोल निकालने के लिए या कुछ कीमती चीज जमीन में मिल गई वो वाले फॉरेस्ट में, तो फिर उसके लिए उनको क्या कर, डैम्स बनाने के लिए उनको क्या कर दिया जाता था, वहां से बेघर कर दिया जाता था। ठीक है, फिर उनको दूसरी जगह भेज दिया जाता। अब वहां पर जो उनकी लैंड थी वो उनको नहीं मिली थी ना, याद होगा आपको, उनकी जमीन जो है वो उनको नहीं मिली थी। या फिर क्या करते थे लोग जो है, जो कंपनी वाले या फिर जो दूसरे भी जो बड़े लोग थे वो क्या करते थे, उस पर हड़प भी लेते थे। ठीक है, तो 1989 के अधिनियम ने आदिवासियों को उस भूमि पर कब्जा करने के, उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद की जो परंपरागत रूप से उनकी थी और उनकी भूमि पर गलत अतिक्रमण के खिलाफ न्याय की मांग की। ठीक है, तो 1989 का फिर ये जब अधिनियम आया है ना, तो फिर आदिवासियों ने भी क्या की, मांग की, और उनकी मांग को भी क्या किया गया, पूरा किया गया। ठीक है, अब ये आदिवासियों की मांग का जो ये मांग की थी वो कई बार उल्लंघन भी हुआ। ठीक है, तो आदिवासी कार्यकर्ता थी एक सीके जानू जी, उनके मुताबिक कुछ राज्यों में सरकारें खुद ही आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करती थी और आदिवासियों को जबरन उनके घर से बेदखल करती थी। ठीक है, तो सीके जानू जी ने ये चीज नोटिस की कि सरकार में से ही कुछ लोग जो है वो क्या करते थे, कुछ मर्चेंट बना के, जो लोग आदिवासी नहीं थे। ठीक है, अब देखो शुरुआत से समझना कि 1989 के अधिनियम के अनुसार आदिवासियों को उनकी से जो छीनी गई जमीन थी वो मिलनी चाहिए थी, आदिवासियों को ही मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो सरकार के कुछ लोग क्या करते थे कि जो आदिवासी नहीं थे उन लोगों को आदिवासी बनाकर या कुछ और बनाकर जो है वो जमीन दिलवा देते थे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता था, है ना। तो सीके जानू जी ने क्या किया, इस चीज के ऊपर आपत्ति जताई कि भाई अधिनियम हमारे लिए बनाया गया है, जमीन हमारी है, तो फिर वही चीज, मतलब अधिनियम बनाने के बाद में भी वही चीज करना। ठीक है, तो ये चीज जो है ये नोटिस में लेकर आई चीजों को, और फिर जो है ध्यान दिया गया कि जिन लोगों की जमीन है उन्हीं को मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा कि कम से कम अगर आप जमीन नहीं देना चाहते तो कम से कम उनको मुआवजा दो, है ना, ताकि वो जो है वहां से निकले तो हैं लेकिन गरीबी जो ढो रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, उनके पास में कुछ बचा नहीं है क्योंकि जंगली जो थे उनका घर थे, अब उनको पता नहीं है कि सिटी लाइफ कैसे जीनी है, तो कम से कम आप उनको जमीन नहीं दिलवा रहे हो तो उसका कंपेंसेशन दे दो, है ना, ताकि वो जो है अपनी आगे की जिंदगी जो है वो सुधार सके। तो ये कुछ जो बातें थी वो देखने को मिली थी और फिर इस चीज का
का क्या किया गया था, इस चीज पर जो है वो नोटिस डाला गया था। ठीक है, निष्कर्ष इस चैप्टर से क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि एक अधिकार, कानून या नीति का अस्तित्व इसे वास्तविकता नहीं बनाता। मतलब एक कानून बना देना, नीति बना देना या फिर एक अधिकार बना देना, राइट, लॉ या फिर कुछ भी बना देना से जो है वो रियलिटी नहीं बदल जाएगी। रियलिटी कब बनेगी? तब जब लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे, वाकई में अपनाएंगे। जैसे कि छुआछूत जो है वो कानून तो बना दिया गया कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग अगर छुआछूत करते रहेंगे, उसके खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर कहीं पर दूसरे लोगों को छुआछूत करते देखते रहेंगे, उनको उस चीज पर अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे, उनको ये चीज बताएंगे नहीं कि ये गलत है, तो चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। लोग ही है जो कानून बनाते हैं और लोगों से ही कानून जो है वो आगे बढ़ता है और लोगों को क्या मिलता है? समानता मिलती है और न्याय मिलता है। तो लोगों को ही एक दूसरे के लिए, खुद के लिए खड़े होना आना चाहिए, अपनी बात को रखना आना चाहिए और फिर चीजों को इम्प्लीमेंट करने में भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, समानता, गरिमा और सम्मान की इच्छा एक लोकतांत्रिक देश में संघर्ष और बातचीत का रूप लेती है। हमने शुरुआत से यही देखा है कि ऐसा नहीं कि लोगों को अब ऐसा एहसास होने लगा है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए या समानता चाहिए। लोगों को शुरुआत से ही लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल जब आप देखोगे, हर व्यक्ति चाहता था कि उसको समानता मिले। बस ये है कि मिलते मिलते जो है वो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन सब लोगों ने जो है वो अपना एक योगदान दिया और फिर आज जो है वो कई हद तक चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन हमें अभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आजकल तो ऐसा ज़माना ही नहीं है, कौन सी सोच में जी रहे हो। आजकल भी ऐसी चीज़ें होती है। यदि कोई आपके पास शिकायत लेकर आता है, आपको कहीं ऐसी घटना सुनने को मिलती है, तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन लोगों के प्रति सहानुभूति प्रदान करें और उनको जो है वो सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि अब आपको जो है वो अधिकारों के बारे में पता है इस चैप्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये चैप्टर ही आपके सिलेबस में क्यों डाला गया? ताकि आपको ये सारी चीजें पता हो, और अगर आपके साथ में नहीं हो रहा लेकिन आप आसपास में कहीं पे देख रहे हो, तो जो है अपना मुद्दा उठा सको, लोगों के लिए खड़े हो सको और उनको उनके अधिकार के बारे में जो है बता सको। ठीक है, अब जो है हमारी प्रश्नावली आती है। पहला प्रश्न जो आता है वो आता है, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा, उत्तर ऐसे करके उत्तर जो है वो लिखना, और फिर मैं जो बोल रही हूँ पहले वो लाइन लिखो और उसके बाद में हम जो है वो दो मौलिक अधिकार बताएंगे। ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा, संविधान में निम्नलिखित दो मौलिक अधिकार हैं जिनका उपयोग दलित इस बात पर जोर देने के लिए कर सकते हैं कि उनके साथ सम्मान के साथ और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि कोई दलित है तो वो अगर अपने उस मौलिक अधिकार के बारे में जैसे अगर किसी से लड़ाई हो गई या अपने मौलिक अधिकार वो बताना चाहता है, तो जो दो मौलिक अधिकार है जो वो बता सकता है। ठीक है, ताकि उसको समानता मिल सके और जो है वो सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक जो है वो रह सके। ठीक है, तो पहला अधिकार, ये मैंने इतना बोला वो लिख दिया, उसके बाद में पहला अधिकार जो है वो लिखिएगा, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ऐसे लिखना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, फिर डैश लगाना, फिर इसके नीचे समानता के अधिकार के बारे में लिखना कि आप क्या बात रख सकते हो। ठीक है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, पूर्ण विराम। इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा, पूर्ण विराम। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, पूर्ण विराम। खेल के मैदानों, होटलों, दुकानों आदि सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच है। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, इसके इतना लिख दिया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखिएगा और दूसरा अधिकार जो है वो लिखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र, यहाँ बिंदी नहीं है। ठीक है, अरे यार, स्वतंत्रता का अधिकार, हो जाती है गलती, क्या दिक्कत, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, डैश लगाइएगा और इसके नीचे मैं जो बता रही हूँ वो लिखिएगा। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से घूमने और देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, किसी भी पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इसको अच्छे से व्यवस्थित अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और समझा तो मैंने पूरे चैप्टर में दिया ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसे क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क।
इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्टि करता है? इसका उत्तर लिखिएगा सीके जानू सहित आदिवासी कार्यकर्ताओं का मानना है कि आदिवासी भी इस 1989 के अधिनियम का उपयोग बेदखली से लड़ने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिनियम आदिवासियों को जमीन और संसाधनों से जबरन बेदखल नहीं होने की गारंटी देता है। पूर्ण विराम, उनकी जमीन को गैर आदिवासी लोग न तो बेच सकते हैं न ही खरीद सकते हैं। पूर्ण विराम, संविधान आदिवासियों को उनकी जमीन पर कब्जा करने के अधिकार की भी गारंटी देता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसको भी प्रॉपर अपनी कॉपी में जो है वो अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो है आपको शब्द चुनने में गड़बड़ ना हो, क्योंकि समझ तो हमें आ ही चुका है बहुत अच्छे से। अगर किसी को समझाना होगा तो हम समझा देंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर वर्ड्स चाहिए होते हैं, इसलिए अच्छे से इसको कॉपी में लिख के रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है, रत्नाम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नाम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज की। ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करता है जो दलित या आदिवासी समूह के सदस्य को अपमानित या बुरा व्यवहार करते हैं। पूर्ण विराम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर शक्तिशाली जातियों द्वारा अपनाए गए अपमान के तरीके जो शारीरिक रूप से भयानक और नैतिक रूप से निंदनीय हैं, को अवैध और दंडनीय बना दिया गया है। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, मतलब जहां पर भी खत्म हो रहा है नेक्स्ट लाइन से फिर उसके लिखिएगा, रत्नाम की कहानी में उन्हें दलित होने के कारण एक अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया गया था। पूर्ण विराम, उन्होंने ऐसे करने से मना कर दिया था। पूर्ण विराम, इसमें शक्तिशाली जातियों पुजारियों को नाराज कर दिया और उन्होंने उन्हें और उनके परिवार को अपने ही समुदाय से बहिष्कृत करने का आदेश दे दिया। पूर्ण विराम, एक रात कुछ लोगों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। पूर्ण विराम, रत्नाम ने अपने गांव में शक्तिशाली जातियों के वर्चस्व और हिंसा के विरोध में थाने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज करवाया। ठीक है, तो ये पूरी इसकी कहानी है। कहानी भी हमने लिख दी, क्यों उन्होंने किया ये हमने पहले पैराग्राफ में लिख दिया। आशा करती हूँ आपको प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा, और क्या करना है क्या नहीं करना है एक मौलिक और नैतिक रूप से भी ये भी आपको मैं समझाने में सक्षम रही होंगी। आइए दोहराते हैं चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। कौन सा अनुच्छेद? 17 वाला। कभी जरूरत पड़े तो बोल देना, फेंक के मार देना कि 17 अनुच्छेद के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 15। याद रखना। हाशिए के समूहों की सुरक्षा के लिए नीतियां या योजनाएं समिति या सर्वेक्षण आदि के माध्यम से सामने आती हैं। राज्य और केंद्र सरकारें आदिवासी क्षेत्रों या उच्च दलित आबादी वाले क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट योजनाएं क्या करती हैं? बनाती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में अपमान के तरीकों की सूची है। दलित और आदिवासियों के जबरन श्रम को रोकता है और दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हमलों को मान्यता क्या करता है? देता है। ठीक है, मान्यता देता है ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट करता है, मान्यता देता है मतलब सूची में रखता है कि हाँ ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, दलित और आदिवासी समूहों को उनके अधिकारों को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए कानून पारित होने के बावजूद यह उल्लंघन किसी न किसी रूप में जारी है, ये देखा गया है। लोकतांत्रिक समाजों में नीतियों और कानूनों को भी लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष और बातचीत के रूप में कार्यवाही की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर में पढ़ी। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। हमारे साथ जो है वो यहाँ तक का था। मिलते हैं अगले चैप्टर में।